सो वेरी गुड इवनिंग टू बोथ ऑफ यू। कल हमने डिस्कस किए थे सेक्शन 228, 228A एंड 201 आल्सो। 201 अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। मैंने कल भी आप लोगों को ये बात कहा था, उसको अच्छी तरह से आप तैयार कीजिए, पढ़ें और कोई डाउट आता है तो पूछें। आज हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन 230 से। वैसे तो ये जो चैप्टर है जिसमें पूरा का पूरा कॉइन्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प से रिलेटेड ये है, बट सारे सेक्शंस इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम कुछ सेलेक्टेड सेक्शंस को इसमें से सेलेक्टेड प्रोविजंस को ही बस पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला आता है सेक्शन 230 विच डिफाइंस द कॉइन, कि कॉइन किसे कहेंगे। फाइन। तो यहाँ पे आती है बात, कॉइन इज मेटल यूज्ड फॉर द टाइम बीइंग एज मनी। एक मेटल का पीस जो फॉर टाइम बीइंग एक समय, निर्धारित समय के लिए एज अ मनी यूज किया जाएगा। एंड स्टैम्प्ड एंड इशूड, जिसको स्टैम्प किया जाए और इशू किया जाए बाय हुम, बाय द अथॉरिटी ऑफ सम स्टेट और सॉवरेन पावर। अथॉरिटी ऑफ सम स्टेट मींस दैट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी आर टॉकिंग अबाउट, और द सॉवरेन पावर obviously the government of India again we are talking about, in order to be used। तो ऐसा कोई मेटल का पीस जिसे फॉर अ टाइम बीइंग मनी की तरह यूज किया जाना है और जिसे इशू किया है एक अथॉरिटी ने, वो अथॉरिटी एक स्टेट या दैट इज अ कंट्री एंड द सॉवरेन पावर ऑफ दैट कंट्री हो सकती है, उसके ऑर्डर में वो उसकी अथॉरिटी में इशू किया गया है और स्टैम्प्ड किया गया है, देन इट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ कॉइन। आई होप आप लोगों को ये नॉलेज में होगा। जो करेंसी नोट्स हमारे कंट्री में फॉर्मुलेशन में है, ₹5 currency note, ₹10 currency note, ₹500 currency note, ₹2000 currency note, all those currency notes which are in circulation in our country India are issued by RBI, Reserve Bank of India, are not issued by Government of India। Fine। Even जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो एक बहुत रॉन्ग स्टेप लिया गया था, दैट इज डिमोनेटाइजेशन का अनाउंसमेंट किया था हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने, जबकि करना किसे चाहिए था, इट शुड बी डन बाय द गवर्नर ऑफ आरबीआई, बिकॉज करेंसी नोट्स इशूइंग नोट इशूइंग पावर, नोट इशू करेंसी नोट इशूइंग अथॉरिटी हमारे इंडिया में कौन है, द सेंट्रल बैंक, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर नहीं होती करेंसी नोट इशू करने की, लेकिन जो कॉइन्स इशू होते हैं ₹1 का, ₹2 का, ₹5 का, ₹10 का, जो कॉइन्स इशू होते हैं दैट आर इशूड अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया, दैट इज बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया। और एक चीज है दैट इज ₹1 करेंसी नोट, दिस इज एन एक्सेप्शनल थिंग। ₹1 currency note is also issued under the authority of government. Other than those, that is from ₹2 to ₹2000, all denominations of currency note are issued by RBI, but ₹1 currency note and all the coins are issued by the authority of government, that is the central government finance minister। तो वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। चलिए आगे देखिए, इंडियन कॉइन्स। तो कॉइन को तो बता दिया, जब कॉइन को बताया तो उसमें कॉइन को डिफाइन में क्या लिखा है, जो स्टेट या फिर किसी भी स्टेट दैट इज किसी कंट्री या सॉवरेन पावर के अंडर में इशू हुआ है वो लिया। अब बात आती है कि इंडियन कॉइन में किसे लेंगे, फॉर दैट इट हैज बीन डिफाइंड एज इंडियन कॉइन इज अ मेटल स्टैम्प्ड एंड इशूड बाय अथॉरिटी। वही है, it is a piece of metal, it has been stamped, it has been issued by authority of the government of India। ऊपर सिर्फ लिखा था अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, सम स्टेट, यानी कि जिस भी कंट्री के लिए होगा वो कॉमन डेफिनेशन हो गया था, बट उसमें हमने फिर क्या किया, इंडियन कॉइन का डिफाइन कर दिया। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू, अब क्यों इशू किया गया है, इन ऑर्डर टू बी यूज एज मनी, उसको एज अ मनी यूज करने के लिए। एंड मेटल विच हैज बीन so stamped and issued shall continue to be Indian coin for the purposes of this chapter। तो इस चैप्टर के प्रोविजंस के कंसर्न में ये जो मेटल कॉइन इशू किया गया है, स्टैम्प्ड किया गया है बाय द इंडियन गवर्नमेंट, विल बी कंसिडर्ड टू बी एन इंडियन कॉइन, notwithstanding that it may have ceased to be used as money। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि अगर उसका यूज होना बंद हो जाता है, जैसे कि आप लोगों को मालूम होगा, नॉलेज में होगा, जो 25 पैसे का कॉइन होता है एंड 50 पैसे का जो कॉइन होता है, दैट इज नो मोर इन सर्कुलेशन।
तो अभी यूज में नहीं आ रहा है, सर्कुलेशन में नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको सेक्शन 230 की जो कॉइन की डेफिनेशन है उसमें काउंट नहीं करेंगे। लास्ट में जो लिखा है ना ये, वो यही बात लिखी है, नॉट विद स्टैंडिंग, इट इज रिटन एज notwithstanding that it may have ceased to be used as money। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एज अ मनी यूज होना बंद कर दिया गया है, अब वो सर्कुलेशन में, वो चीजों में फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो सेक्शन 230 की डेफिनेशन में एज अ कॉइन तो कंसिडर किया जाएगा ही जाएगा। ओके, इलस्ट्रेशंस को भी एक बार देख लेते हैं। इलस्ट्रेशंस में कुछ एक तरह से कह सकते हैं आप इलस्ट्रेशन के बजाय दीज आर एक्चुअली द एक्सप्लेनेशंस। देख लेते हैं क्या है नॉलेज के हिसाब से। क्वारीज आर नॉट कॉइन। कौड़ी आप लोगों ने, उम्मीद है मुझे, सुना होगा और देखी भी होंगी। कौड़ी होती थी जो कि हमें सी में से मिलती है ना, समुद्र में से हमें मिलती है, ओशन में से, सी में से हमें मिलती हैं, और वो कौड़ी एज अ करेंसी यूज की जाती थी इन द एंशिएंट पीरियड। कौड़ी से एक्सचेंज मैकेनिज्म में वो यूज होती थी, लेकिन सेक्शन 230 की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली कौड़ी को एज अ कॉइन कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, और अगर कोई ऐसे हैं जिन्होंने कौड़ी नहीं देखी है तो आप सर्च कीजिएगा, आज गूगल इमेजेस पे जाके आपको देखने के लिए मिलेगा। छोटे छोटे से होते हैं, लाइक हार्डली ऑफ 2 सेंटीमीटर्स, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर साइज के, और शंख जैसे। फाइन, तो कौड़ी उनको कहते थे। देन लम्प्स ऑफ अनस्टैम्प्ड कॉपर दो यूज्ड एज मनी आर नॉट कॉइन। अब कोई अनस्टैम्प्ड कॉपर पीसेज हैं, वो इवन एज अ मनी यूज हो भी रहे हैं तो भी उनको कॉइन नहीं कंसिडर किया जाएगा इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली। क्यों ऐसा? बिकॉज यहाँ पे अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, और डेफिनेशन में क्या है, लिखा है अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो इसलिए लम्स ऑफ अनस्टैम्प्ड कॉपर दो यूज्ड एज मनी, वो अनस्टैम्प्ड है, इस वजह से उनको एज अ हम कॉइन कंसिडर नहीं करना है, बल्कि कोई लोग उसको एज अ मनी यूज कर भी रहे हो। तो कई बार आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, कहीं आप रेस्टोरेंट्स में या किसी फास्ट फूड में या किसी तरह की इस तरह की स्टॉल्स में अगर विजिट करेंगे, वहाँ टोकन सिस्टम होता है। आप काउंटर पे जाइए, काउंटर पे आप 10 रुपीज 20 रुपीज जो भी अमाउंट है, जो प्रोडक्ट आपको खरीदना है वो दीजिए, वो आपको एक टोकन देंगे। वो टोकन फिर आप जाके नेक्स्ट काउंटर पे जहाँ पे प्रोडक्ट रखा हुआ है तो वहां पे आप देंगे तो वो आपको दे देंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो वो उस टोकन को भी एज अ मनी यूज कर रहे हैं। विद दैट टोकन यू आर बाइंग दोज थिंग्स, लेकिन उसको एज अ कॉइन कंसिडर नहीं किया जाएगा सेक्शन 230 में, बिकॉज दोज टोकन हैव बीन यूज्ड as a money only by that particular shopkeeper, only by that particular stall. That is not issued by the authority of government of India, that has not been stamped, तो उसको as a money treat नहीं किया, as a coin उसे treat नहीं किया जाएगा। फिर एक यहाँ पे लिखा है मेडल्स आर नॉट कॉइन। ये तो अंडरस्टूड है, जो मेडल्स दिए जाते हैं ना, गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, अभी इंडिया को भी एक गोल्ड मेडल मिला है, तो मेडल्स आर नॉट कॉइन इन एज मच एज दे आर नॉट इंटेंडेड टू बी यूज्ड एज मनी। अगर उनको एज अ मनी भी यूज किया जा रहा है तो फिर उसमें देखा जाएगा कि गवर्नमेंट ने क्या उसको कहीं ऑथराइज तो नहीं किया है, तो फिर बात अलग है। ठीक है, द कॉइन डिनोमिनेटेड एज द कंपनीज रूपी इज इंडियन कॉइन। तो कंपनी का की अथॉरिटी में अगर कोई इशू हुआ है कॉइन तो उसे इंडियन कॉइन मान लिया जाएगा। और एक है द फरुखाबाद रूपी विच वॉज फॉर्मरली used as money under the authority of government of India is Indian coin, although it is no longer so used। हालांकि ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है पॉइंट डी एंड ई, बट जस्ट एज अ यहाँ पे लिखे तो मैंने रीड कर दिया। तो सेक्शन 230 में आपको 2-3 टर्म्स याद रखने हैं इंग्रेडिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली बात, इट शुड बी अ मेटल कॉइन, इट शुड बी स्टैम्प्ड एंड इशूड, एंड इट शुड बी इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मेटल का होगा, स्टैम्प्ड होगा, एंड इशूड बाय द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा, एंड टू बी यूज्ड इन ऑर्डर टू बी यूज्ड एज अ मनी होगा, तो उसको हम एज अ कॉइन कंसीडर करेंगे। ये था सेक्शन 230। इसके बाद में मैं डायरेक्टली आपको मूव ऑन कर रहा हूं सेक्शन 255 की तरफ। इसके बीच के जो सेक्शंस हम अभी फॉर अ टाइमिंग स्किप कर रहे हैं उन्हें आप रीड करना। अगर उनमें कोई भी कंफ्यूजन, कोई डाउट अराइज होगा, विल डिस्कस इन any of the special class।
नाउ काउंटरफीटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प की बात करता है सेक्शन 255, सेम चैप्टर से रिलेटेड है, पूरा का पूरा चैप्टर कॉइन्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स की बात कर रहा है। यहाँ पे आता है काउंटरफीटिंग। काउंटरफीट मतलब होता है जाली, नकली, ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं फ्रॉड, फ्रॉड काइंड ऑफ, नकली बना देना, जाली बना देना, जाली नोट होता है, नकली नोट होता है। इसी तरह से अगर गवर्नमेंट स्टैम्प नकली बनाया जाता है। अच्छा, गवर्नमेंट स्टैम्प होता क्या है, ये चीज अगर हमारे माइंड में क्लियर हो। गवर्नमेंट जो स्टैम्प्स इशू करती है, आप में से अगर कोई एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको नॉलेज में होगा, कोर्ट में भी कोर्ट फीस स्टैम्प्स मिलते हैं। और उसका पर्पस क्या है, वो कोर्ट की ट्रेजरी में रेवेन्यू डिपॉजिट हो। और अगर आप कलेक्ट्रेट में जाएंगे, वहां रेवेन्यू स्टैम्प्स होते हैं। पोस्ट ऑफिस में जाएंगे तो वहां पे पोस्टल स्टैम्प्स होते हैं। ये सारे स्टैम्प्स का ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाई दीज स्टैम्प्स हैव बीन इशूड? ओनली ऑब्जेक्ट इज टू कलेक्ट रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए ये स्टैम्प्स इशू करती है। सो अगर ऐसे कोई स्टैम्प्स काउंटरफीट करता है, यानी कि कोई जाली स्टैम्प इशू करता है, कोई नकली स्टैम्प बनाता है, क्यों? क्योंकि किसके अथॉरिटी है, लाइक स्टैम्प्स को इशू करना, ओरिजिनल स्टैम्प्स को इशू करना किसकी अथॉरिटी है? जो जिसके लिए हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। किसके लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। तो जब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, सो इट इज विद द अथॉरिटी, इट इज ओनली इन द पावर एंड अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इशू द स्टैम्प्स। अब अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अलावा कोई अदर पर्सन ये स्टैम्प्स इशू करता है, वो भी फॉल्स तरीके से, तो फिर उसको हो जाएगा काउंटर फीटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प्स में। ठीक है, देखिए एक बार सेक्शन 255, whoever counterfeits or knowingly performs, या तो जाली बनाता है, नकली बनाता है, या फिर जानते हुए knowingly performs any part of the process of counterfeiting, मतलब जो पूरा एक प्रोसेस होगा जाली स्टैम्प्स बनाने का, नकली स्टैम्प बनाने का, उसमें कुछ भी अपना इन्वॉल्वमेंट देता है, उस प्रोसेस में कुछ पार्टिसिपेट करता है और जानते हुए। अब उसको नॉलेज में नहीं है कि यहाँ पे इस फैक्ट्री में क्या हो रहा है, तो बात एक अलग है, बट जहां पे ऐसा काम किया जा रहा है वहां पे वो नोइंगली विद नॉलेज अगर ऐसे प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है। सो हुएवर सॉरी whoever counterfeits or knowingly performs any part of the process of counterfeiting any stamp issued by government for the purpose of revenue, तो ये साफ साफ आ गया कि गवर्नमेंट ने ये इशू क्यों किया था, स्टैम्प इशूड बाय गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ रेवेन्यू शैल बी पनिश्ड विद, तो रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इशू करती है, और ऐसे को काउंटरफीट करने के लिए अगर कोई पर्सन पार्टिसिपेट करता है, शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ or with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। कोई भी ऐसा पर्सन जो अगर काउंटर फिटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प्स में इन्वॉल्वमेंट शो करता है, तो उसको या तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलेगा, या फिर 10 ईयर्स तक का इम्प्रिजनमेंट उसे मिल सकता है। imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine, मतलब फाइन तो साथ में लगाना ही है और imprisonment भी मिलेगा। एक एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे रखा है, a person commits this offense who counterfeits by causing a genuine stamps of one denomination to appear like a genuine stamp of different denomination। अब मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो 100 रुपीज वाले स्टैम्प को ऐसा बना देता है, 100 रुपीज वाला स्टैम्प ओरिजिनल है, उसको ऐसा बना देता है कि वो 1000 रुपी का स्टैम्प नजर आए, यानी उस पर एक जीरो इंक्रीज कर दिया। 10 रुपी वाला स्टैम्प है, उस पर एक जीरो इंक्रीज करके उसको 100 रुपीज जैसा बना दिया। तो एक जो ओरिजिनल जेन्युइन स्टैम्प था, उस जेन्युइन स्टैम्प को वो ऐसा कुछ चेंज कर देता है काउंटरफीट करने में, जिससे कि वो दूसरे डिनोमिनेशन का, उससे कम या ज्यादा जो भी दूसरे डिनोमिनेशन का स्टैम्प अगर वो नजर आ रहा है, तो ऐसे को भी काउंटरफीटिंग ऑफ स्टैम्प में ही कैटेगराइज किया जाएगा, उसको भी काउंटरफीटिंग ऑफ स्टैम्प में ही माना जाएगा। क्लियर है ये चीजें? ठीक। अब कल जो हमने डिस्कस किया था, कल जो हमने पढ़ा था, उससे रिलेटेड थोड़ा सा मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूँ। सेक्शन 201 हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। सेक्शन 201 किससे डील करता था? कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंसेस से। ठीक है,
तो उसका पनिशमेंट आप लोग चैट बॉक्स में लिखेंगे। अभिषेक, पाखी एंड प्रियंका, आप तीनों अभी हैं, तो मैं चाहूंगा आप तीनों ही चैट बॉक्स में पनिशमेंट मेंशन करें जितना कि मैं पूछूं। अगर कोई ऐसा ऑफेंस था जो पनिशेबल विद डेथ था, आई रिपीट, कोई ऐसा ऑफेंस था जो पनिशेबल विद डेथ था और उसके एविडेंसेस के को डिसअपियर करने में कोई पर्सन अगर चार्ज है, तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा। ऐसा ऑफेंस जो कि पनिशेबल विद डेथ था, कैपिटल पनिशमेंट वाला था, तो ऐसे वाले में 201 का अगर चार्ज लगता है तो उसमें कितना पनिशमेंट, हमने कल पढ़ा था कितना पनिशमेंट स्पेसिफाइड है, आप चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे। दूसरे दूसरा उसमें ऑप्शन हमें दे रखा, मीन दूसरा कैटेगरी हमें दिया था, अगर कोई पर्सन ऐसा है जो ऐसा ऑफेंस करता है जो पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, सॉरी हाँ एग्जैक्टली इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला अगर कोई ऑफेंस है और उसमें 201 का अगर चार्ज लगता है तो कितना पनिशमेंट उस पर्सन को मिलेगा। अगर कोई ऐसा पर्सन है जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला ऑफेंस करता है तो ऐसे वाले में कितना मिलेगा। ओके। और अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जो 10 ईयर्स से कम का उसमें पनिशमेंट है, 10 ईयर्स तक से कम का पनिशमेंट है, तो उस वाले में 201 का यानी कॉजिंग डिसअपीयरेंस ऑफ एविडेंसेस का अगर लगता है 201 का चार्ज, तो उसमें कितना पनिशमेंट मिलेगा। 10 ईयर्स से, थर्ड कैटेगरी दे रखी थी 10 ईयर्स से कम का अगर होता है तो। ठीक है, प्रियंका के तीनों आंसर सही है, प्रियंका आपके तीनों आंसर सही है जी, बाकी आपका ये वाला आंसर भी सही है। मैं इसका आंसर अभी बोल नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं चाहूंगा जो रिकॉर्डेड लेक्चर देखेंगे वो लोग भी इसका आंसर कमेंट में मेंशन करें, जिससे कि एक थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ उनका टेस्ट हो जाएगा, क्विज काइंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं आंसर बोल नहीं रहा हूँ, बट ये फैक्ट है। वैसे भी यहाँ पे आंसर एवरीवन की लिखा हुआ तो आप लोग देख ही रहे होंगे। प्रियंका ने तीनों आंसर करेक्ट लिखे हैं और पाखी ने ये लास्ट वाला आंसर ये करेक्ट लिखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभिषेक आप एक बार वापस से गो थ्रू करना उन प्रोविजंस को, सेक्शन 201 को। मैंने कल भी बार बार कहा था 201 अच्छा इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको जरूर पढ़ा जाना चाहिए। देखिए पनिशमेंट सारे सेक्शंस के मैं रटने के लिए कभी नहीं कहता हूँ, लेकिन कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रोविजंस ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, उनका हमें जरूर नॉलेज में रहना चाहिए। खैर आगे बढ़ते हैं हम। अब डायरेक्टली हम मूव ऑन कर रहे हैं सेक्शन नंबर 264 की तरफ। सेक्शन नंबर 264 की तरफ हम मूव ऑन कर रहे हैं, और इसके बीच के फिर से वही बात मैं कहूंगा कि जो बीच के sections अभी मैं for a time being लीव कर रहा हूँ, that you can just go through with them, and if you find any queries, any doubts, any confusions, we will discuss in any of the specific class conducted for that purpose. ये जो सेक्शन 264 से लेकर सेक्शन 267 तक हम डिस्कस करेंगे, इवन 268 ये भी आएगा इसमें। तो ये चैप्टर नंबर 13 ऑफ आईपीसी में है, ऑफ द ऑफेंसेस रिलेटिंग टू वेट्स एंड मेजर्स, यानी कि वेट्स एंड मेजर्स से रिलेटेड जो ऑफेंसेस होते हैं उनसे रिलेटेड इसमें ये प्रोविजंस हैं। और ये इसमें इंपॉर्टेंट में कैसे लिखा है, बिकॉज सेक्शन 2 वेट्स एंड मेजर्स वाला तो इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वेट्स एंड मेजर्स एक्ट अलग बन चुका है, तो आईपीसी में से उसमें से पूछे जाने के चांसेस कम ही हैं। इससे आप लोग इतना नहीं लीजिए इंपॉर्टेंट में। मैं फिर भी एक सिंगल रीडिंग कर देता हूँ, बिकॉज मेरे पास जो इस तरह से नोट डाउन है उसके हिसाब से 264 टू 267 भी इसमें कवर हो रहा है। मैं एक रीडिंग कर देता हूँ, बाकी वेट्स एंड मेजर्स एक्ट क्योंकि सेपरेटली बना हुआ है, सेपरेट लॉ इज देयर फॉर दैट, सो इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड इन एन इम्पॉर्टेंट मैनर। फिर भी एक बार देख लेते हैं। सेक्शन 264 क्या बताता है, फ्रॉड्यूलेंट यूज ऑफ फॉल्स इंस्ट्रूमेंट फॉर वेट, यानी कि कोई भी सामान तोलने करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट में जो वेइंग मशीन है वो भी हो सकता है, और पहले के आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन्स होती हैं, बट पहले तो जैसे तराजू और बाट वगैरह होते थे, तो ऐसी कोई भी चीजें फॉल्स इंस्ट्रूमेंट अगर यूज करते हैं तो उसके लिए आता है सेक्शन 264। 265 बताता है फ्रॉड्यूलेंट यूज ऑफ फॉल्स वेट और मेजर्स, वही बाट इसमें आ गए। 264 में वो इंस्ट्रूमेंट यूज हो जाएगा जो कि तराजू जिसको हम बोलते हैं वेइंग मशीन, और 265 में क्या आ जाएगा, वेइंग इंस्ट्रूमेंट जो है ना, और 265 में क्या आ जाएगा, दैट इज जो बाट वगैरह होते हैं, मेजर्स जो होते हैं। तो अगर कोई पर्सन फ्रॉड्यूलेंट फॉल्स इंस्ट्रूमेंट का यूज करता है, फ्रॉड्यूलेंट यूज करता है फॉल्स इंस्ट्रूमेंट का,
तो ऐसे पर्सन को जो पनिशमेंट मिल सकेगा एज पर आईपीसी उसको पनिशमेंट मिल सकेगा 1 ईयर तक का, ठीक है। और जो फॉल्स मेजर्स वगैरह का यूज करता है, बाट में कोई खराब बाट का यूज करता है, तो उसको भी जो पनिशमेंट मिल सकेगा वो होगा 1 ईयर तक का, और विद फाइन और विद बोथ। तो फाइन कितना होगा, दैट विल बी ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोर्ट। देन आता है सेक्शन 266, ये किस कंसर्न में बात कर रहा है। 266 बताता है बीइंग इन पोजीशन ऑफ फॉल्स वेट और मेजर्स। अब आप उसको यूज नहीं कर रहे हो, लेकिन आप उसकी अगर पोजीशन में भी हो तो भी आपके ऊपर चार्ज लगा देता है। तो 266 का अगर आप पोजीशन रखते हैं और फॉल्स मेजर्स बाट वगैरह नकली आप गलत वेट वाले आपने रख रखे हैं, तो अगेन पनिशमेंट ऑफ 1 ईयर इसमें स्पेसिफाइड है। 267 बताता है मेकिंग और सेलिंग फॉल्स वेट्स एंड मेजर्स। जो बेचना का काम अगर कोई पर्सन कर रहा है वो भी इसमें पनिशेबल हो जाएगा, और 267 का चार्ज लगेगा। अगेन 1 ईयर तक का इस पर्सन को पनिशमेंट हो सकेगा, इस ऑफेंडर के ऊपर पनिशमेंट हो सकेगा, ठीक है। मैं इनको ज्यादा डीप में इसलिए नहीं ले रहा हूँ बिकॉज दीज आर नॉट सो मच इम्पोर्टेंट, बस मेरे पास इनमें नोट डाउन है इसलिए मैंने इनको एक बार आपको रीडिंग कर दिया, अदरवाइज दीज आर एब्सोल्युटली नॉट इम्पोर्टेंट एट ऑल। हाँ, सेक्शन 268 काफी इंपॉर्टेंट है। 268 को हम पूरा डिटेल में अच्छी तरह से डिस्कस करेंगे, लेकिन कल की क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको सभी पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर किसी के कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेरीज, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं।